कहानी शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए और बस कुछ सेकंड के लिए इमेजिन कल्पना कीजिए कि अगर करण की जगह आप होते तो क्या करते। सोचिए, आप एक बेहद खौफनाक रात से बचकर अपनी गाड़ी में भाग रहे हैं। आपको लगता है कि सब खत्म हो गया। आप राहत की सांस लेते हैं और जैसे ही गाड़ी के बीच वाले आईने में पीछे देखते हैं तो पिछली सीट पर आपका ही खून से लथपथ हमशक्ल बैठा होता है। वो रोते हुए आपसे कहता है, मुझे उस हवेली से निकालो। वो तुम्हारा रूप लेकर भाग रहा है। रोंगटे खड़े हो गए ना? आज की कहानी एक ऐसे ही काले समझौते की है जहां 50 साल पुराना कर्ज चुकाने के लिए एक मासूम पोते को बलि का बकरा बनाया गया। हेडफोन लगा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की रात आपको आसानी से नींद नहीं आने वाली। करण ने अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। शाम के ढलते सूरज की लाल पीली रोशनी नीम के पेड़ों के बीच से झांक रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और दोनों तरफ भटकती हुई धूप छांव एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। करण 22 साल का एक आम शहरी लड़का था जो अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद कुछ दिन सुकून से बिताने अपने पैतृक गांव रामपुर जा रहा था। रामपुर में उसके दादाजी समरेंद्र सिंह और दादी जी देवकी देवी रहते थे। करण बचपन में 1-2 बार ही यहाँ आया था, इसलिए उसे इस जगह की धुंधली यादें ही थीं। उसके पापा हमेशा इस गांव से दूर रहने की कोशिश करते थे, पर इस बार करण ने जिद की थी। गाड़ी एक बड़े लोहे के जंग लगे हुए गेट के सामने रुकी। गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिंह निवास। हवेली पुरानी थी, पर उसकी मिट्टी की दीवारों और पत्थरों पर एक अजीब सा रौब था। दीवारों पर उगाई काई और कोने कोने में बैठे अंधेरे ने हवेली को एक डरावना रूप दे दिया था। करण ने अपना बैग उठाया और भारी कदमों से मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजे का लोहे का कुंदा खटखटाया, दरवाजा एक लंबी दर्दनाक चरचराहट के साथ अपने आप खुल गया। कौन है? एक कांपती हुई मगर गहरी आवाज अंदर के अंधेरे से आई। करण ने देखा कि एक बूढ़े शख्स, जिनकी आंखें धंस चुकी थीं और सिर के बाल बिल्कुल सफेद थे, हाथ में लालटेन लिए खड़े थे। वो उसके दादाजी समरेंद्र सिंह थे। दादाजी, मैं करण ने मुस्कुराते हुए कहा और उनके पैर छूने के लिए झुका। दादाजी ने उसे देखा। उनकी आंखों में पहले एक झटका सा लगा, जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो, पर फिर उन्होंने तुरंत अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाने की कोशिश की। करण, बेटा, तुम इतने बड़े हो गए। आओ, अंदर आओ। उसी वक्त रसोई से एक और आवाज आई। दादी जी देवकी देवी बाहर आईं। उनके कंधे पर एक पुरानी कश्मीरी शॉल थी। उनका चेहरा बहुत ही शांत था, इतना शांत कि वो थोड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने करण को गले लगाया, पर करण को महसूस हुआ कि उनका बदन बर्फ की तरह ठंडा था। बेटा, रास्ता तो ठीक था ना? कुछ परेशानी तो नहीं हुई? दादी ने पूछा। नहीं दादी, सब ठीक था, बस गांव का रास्ता थोड़ा सुनसान है। करण ने अपना बैग सोफे पर रखते हुए कहा। हवेली के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। दीवारों पर पुराने जमाने के बड़े बड़े आईने टंगे थे, पर उन सब पर काला कपड़ा डाला हुआ था। करण ने यह देखकर पूछा, दादी, ये सभी आईनों को कपड़े से क्यों ढक रखा है? दादाजी ने तुरंत बात काटी। वो असल में इस पुरानी हवेली के कांच पर धूप पड़ने से आंगन में आग लगने का खतरा रहता है, इसलिए हमने इन्हें ढक दिया है। करण को ये तर्क कुछ खास समझ नहीं आया, क्योंकि अंदर तो धूप का नामो निशान नहीं था, पर उसने ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा। रात के खाने के वक्त मेज पर कई तरह के पकवान थे। हवेली में कोई नौकर नहीं था, सब कुछ दादी ने खुद बनाया था। खाने के दौरान दादाजी ने बहुत ही गंभीर आवाज में करण को देखकर कहा कि करण, तुम इस हवेली में जितने दिन चाहो रहो, ये तुम्हारा ही घर है, पर इस घर के 3 नियम हैं जिन्हें तुम्हें हर हाल में मानना होगा। पहला नियम ये था कि रात को 11 बजे के बाद वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी आवाज सुनाई दे।
दूसरा नियम था कि हवेली के पिछवाड़े में एक पुराना कुआं और एक अनाज का गोदाम है, वहां कभी नहीं जाना है। तीसरा नियम ये था कि अगर रात को ऐसा लगे कि कोई उसका नाम पुकार रहा है तो तब तक जवाब नहीं देना है जब तक वो उस शख्स का चेहरा साफ न देख ले। करण को ये नियम सुनकर हंसी आई। उसने कहा कि दादाजी, आप मुझे डरा रहे हैं। मैं शहर का लड़का हूँ, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। दादाजी ने अपना चम्मच मेज पर पटका। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये कोई मजाक नहीं है करण, अगर इस घर में रहना है तो नियम मानना ही होगा। दादी ने तुरंत दादाजी का हाथ पकड़ा और उन्हें शांत किया। उन्होंने करण से कहा कि बेटा, तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी बात मान लो। करण ने बात को संभालते हुए हाँ कह दिया, पर उसके दिमाग में सस्पेंस की पहली चिंगारी उठ चुकी थी। करण को पहली मंजिल के एक बड़े से कमरे में रुकवाया गया था। कमरे में एक पुरानी लकड़ी का पलंग और एक बड़ा सा झरोखा था जहां से पिछवाड़ा दिखता था। रात के ठीक 12:30 बजे करण की आंख खुली। बाहर तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां आपस में टकराकर एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थीं। अचानक उसे हवेली के नीचे वाले आंगन से घुंघरू की छन छन की आवाज सुनाई दी। उसने घड़ी देखी तो 1:45 बज रहे थे। दादाजी का पहला नियम उसके दिमाग में गूंजा कि रात को 11 बजे के बाद बाहर मत निकलना, पर जिज्ञासा डर से बढ़कर होती है। करण धीरे से उठा और उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। हवेली का कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरा था। वो दबे पांव सीढ़ी के पास पहुंचा और नीचे आंगन की तरफ झांकने लगा। नीचे जो चल रहा था उसे देखकर करण के रोंगटे खड़े हो गए। आंगन के बीचों बीच अंधेरे में दादाजी और दादी जी दोनों एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी के सामने खड़े थे। उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठा था, पर दोनों हाथ जोड़कर किसी अदृश्य चीज के सामने सर झुकाए खड़े थे। दादाजी कांपती आवाज में बोल रहे थे कि हमें और वक्त चाहिए। वो आ गया है, हम उसे तैयार कर रहे हैं। कृपा करके इस बार बख्श दीजिए। तभी उस खाली कुर्सी से एक ऐसी आवाज आई जो इंसानी नहीं लग रही थी, एक गहरी सरसराती हुई फुसफुसाहट, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उस आवाज के आते ही हवेली के सारे ढके हुए आईने हवा में हिलने लगे। करण डर के मारे पीछे हटा और उसके पैर से एक गुलदस्ता टकराकर गिर गया। भारी आवाज के साथ आंगन में सन्नाटा छा गया। दादा और दादी दोनों ने अपना सर ऊपर उठाया और सीधे उस जगह देखा जहां करण खड़ा था। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, बिल्कुल बिल्ली जैसी लाल। करण बिना देर किए अपने कमरे की तरफ भागा, दरवाजा बंद किया और बिस्तर के अंदर छुप गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। कुछ देर बाद उसके कमरे के दरवाजे के पास किसी के चलने की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। अगले दिन सुबह करण जब नीचे आया तो दादा और दादी बिल्कुल आम लग रहे थे। दादी उसके लिए गरम गरम पराठे बना रही थीं और दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं हो। दादी ने मुस्कुराकर पूछा कि करण बेटा, कल रात नींद ठीक से आई ना? उनकी मुस्कान में अब करण को एक अजीब सा खौफ दिख रहा था। करण ने झूठ कहा कि हाँ दादी, बस थोड़ा हवा का शोर था। दोपहर को जब दादाजी आंगन में सो रहे थे और दादी रसोई में थी, करण ने हवेली की तलाशी लेने का फैसला किया। वो घूमते घूमते उस हिस्से में पहुंचा जहां एक पुराना लोहे का दरवाजा था जो जमीन के अंदर जा रहा था, यानी कि तहखाना। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला था, पर ताला पुराना होने की वजह से थोड़ा टूट चुका था। करण ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड से उस पर चोट की और ताला टूट गया। करण मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। अंदर सीली हुई मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की बदबू आ रही थी। वहां पुराने संदूक, टूटे हुए झाड़ फूस और मिट्टी से सने हुए बर्तन रखे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए करण की नजर एक कोने में पड़ी टेबल पर गई। वहां एक पुरानी, धूल से ढकी हुई फोटो फ्रेम रखी थी। करण ने कपड़े से उसकी धूल साफ की
तो उसके होश उड़ गए। तस्वीर में उसके दादाजी और दादी जी खड़े थे, बिल्कुल जवान। उनके बीच में एक और लड़का खड़ा था जिसका चेहरा बिल्कुल करण जैसा था, वही आंखें, वही बाल, वही मुस्कान। पर उस तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी, 24 मई 1976, और उस लड़के के गले में एक अजीब सा काला धागा था जिसमें एक चांदी का लॉकेट बना था। तस्वीर के पीछे लिखा था कि हमने अपनी पहली बलि दे दी है, पर कर्ज अभी बाकी है। अगली पीढ़ी का पहला बेटा जब 22 साल का होगा तब वो लौटा दिया जाएगा। करण का सर चकराने लगा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा कि वो अभी खुद 22 साल का है और इस परिवार का पहला बेटा है। इसका मतलब उसके दादा दादी किसी अजीब और खौफनाक शक्ति के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने सालों पहले कोई समझौता किया था। तभी ऊपर से किसी के आने की आवाज आई। करण ने जल्दी से उस फोटो को अपनी जेब में छुपाया और तहखाने से बाहर निकल आया। वो सीधे हवेली के पीछे वाले पिछवाड़े की तरफ भागा, दादाजी के दूसरे नियम को तोड़ते हुए। पिछवाड़ा झाड़ियों और बड़े बड़े पेड़ों से भरा था। बीच में एक पुराना पत्थरों से बना कुआं था। कुएं के चारों तरफ लाल रंग के धागे बंधे हुए थे और अजीब से तांत्रिक चिन्ह बने थे। करण ने कुएं के अंदर झांककर देखा। अंदर पानी नहीं था, बल्कि सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। पर उस अंधेरे के अंदर से उसे एक सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। तभी पीछे से आवाज आई कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था करण। करण झटके से पीछे घूमा। पीछे दादी जी खड़ी थीं। उनके हाथ में एक धारदार चाकू था और उनका चेहरा अब वो प्यारी दादी जैसा बिल्कुल नहीं था। उनकी आंखों में एक अजीब सी दरिंदगी थी। उनके पीछे दादाजी भी खड़े थे, जिनके हाथ में एक पुरानी किताब थी। करण ने जेब से वो फोटो निकाल कर दिखाई और पूछा कि ये सब क्या है। दादाजी ने एक ठंडी सांस लेकर कहा कि बेटा, इस हवेली की शान और दौलत ऐसी ही नहीं आई। सालों पहले हमने इस जमीन के पुराने मालिक से एक समझौता किया था। इस हवेली के नीचे वो रहता है। उसे हर 50 साल में इस परिवार के एक जवान खून की बलि चाहिए होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम दोनों तड़प तड़प कर मरेंगे और हमारी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। दादी एक कदम आगे बढ़ी और बोली कि हमने तुम्हारे पापा को बचाने के लिए उन्हें शहर भेज दिया था, पर शक्ति का नियम है कि जो पहला पोता होगा उसे आना ही होगा। तुम खुद यहाँ खींचे चले आए करण, ये तुम्हारी किस्मत है। करण का डर अब गुस्से और बेबसी में बदल रहा था। वो पीछे हटने लगा, पर उसके पीछे कुआं था। उसने चिल्लाकर कहा कि नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, और उन्हें धक्का देकर हवेली के अंदर की तरफ भागा। रात हो चुकी थी। हवेली के अंदर आते ही सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप धड़ाधड़ बंद होने लगे। हवेली के सारे आईनों पर से कपड़े अपने आप गिर गए। करण ने आईनों में देखा, पर उन आईनों में उसकी अपनी परछाई नहीं दिख रही थी, बल्कि उस तस्वीर वाले लड़के की लाश दिख रही थी, जो कुएं के अंदर से उसे देखकर हंस रहा था। करण भागते भागते अपने कमरे में घुसा और अंदर से कुंडी लगा ली। बाहर से दादा और दादी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। वो कमरे के दरवाजे को पीटने लगे कि करण, दरवाजा खोलो, तुम बच नहीं सकते, वो आ रहा है। तभी कमरे के अंदर का तापमान बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। करण के मुंह से धुआं निकलने लगा। उसने पीछे घूम कर देखा तो कमरे के झरोखे से, जो पिछवाड़े के कुएं की तरफ खुलता था, एक काली धुआंधार आकृति अंदर आ रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें थीं और उसके हाथ के नाखून बहुत लंबे थे। करण डर के मारे दीवार से सट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रोने लगा। उस आकृति ने अपना ठंडा काला हाथ करण के गले पर रख दिया और उसका दम घुटने लगा। पर अचानक वो आकृति रुकी। उसने करण के गले में पहने एक ताबीज को देखा, जो करण को बचपन में उसकी माँ ने पहनाया था। उस ताबीज को देखते ही वो शक्ति दुख से चीखने लगी और हवेली की जमीन तेजी से हिलने लगी।
दादा और दादी की बाहर से आने वाली आवाजें अचानक बंद हो गईं। उनकी जगह उनके चीखने की आवाज आने लगी, जैसे उन्हें कोई खींच कर ले जा रहा हो। करण ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। कमरे का दरवाजा टूट चुका था। वो बदहवास होकर नीचे भागा। आंगन में न दादा थे न दादी, बस जमीन पर उनके कपड़े और दादी की वो पुरानी शॉल पड़ी थी। करण ने सोचा कि सब खत्म हो गया। वो हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, उसे खोला और बाहर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे गांव से बाहर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। करण ने राहत की सांस ली। गांव का रास्ता पीछे छूट रहा था। उसने गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी पानी की बोतल उठाई और पानी पीने लगा। उसका बदन अभी भी कांप रहा था। उसने सोचा कि शुक्र है मैं बच गया। दादा और दादी को उस शक्ति ने शायद अपनी बलि बना लिया, क्योंकि मैं बच निकला। गाड़ी चलाते हुए करण ने आदत के मुताबिक अपनी गाड़ी के बीच वाले आईने में पीछे का रास्ता देखने के लिए नजर उठाई, पर आईने में जो दिखा उसे देखकर करण के पैर जम गए और उसके हाथ से स्टीयरिंग व्हील छूटने लगा। रियर व्यू मिरर में गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा था। वो कोई भूत या परछाई नहीं थी, वो करण खुद था। पिछली सीट पर बैठा करण जख्मी था। उसके गले पर उंगलियों के काले निशान थे और वो रोते हुए बोल रहा था कि करण, मुझे इस हवेली से निकालो, वो तुम्हारा रूप लेकर भाग रहा है। करण ने झटके से अपना हाथ देखा। उसके हाथ पर वही अजीब सा काला धागा और चांदी का निशान बन रहा था जो उसने 1976 की तस्वीर वाले लड़के के हाथ में देखा था। उसने जब अपना चेहरा गाड़ी के कांच में देखा तो उसकी अपनी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। तो फिर गाड़ी कौन चला रहा है और हवेली के अंदर असल में क्या छूट गया? तो दोस्तों, क्या करण सच में सिंह निवास की उस मायावी शक्ति का शिकार बन चुका है और गाड़ी में बैठा वो असली करण है या कोई और? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो कहानी के अगले पार्ट का इंतजार करें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि अगला हिस्सा आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।